अमरुला बंधु मित्रुला संगम के साथियों को मैं आज इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और साथ ही मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। साथियों, मैं हिंदी में बात रखूंगा। आप लोगों की भाषा में आप लोगों के बीच बोल नहीं पाऊंगा, जिसलिए इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आज हम लोग इस शहीदों की याद में जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसी संदर्भ में मैं राजकीय दमन और राजकीय हिंसा किस तरीके से जिस दौर में हम रह रहे हैं उस पर कुछ बात रखना चाहूँगा और साथ ही साथ इस दमन से जुड़े अपने कुछ अनुभवों को भी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सन 2013 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में जब मैं डॉक्टर प्रकाश आमडे, जो कि वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे मिलने जा रहा था, तब मुझे महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस समय मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रह चुका था और महाराष्ट्र की जो गढ़चिरौली पुलिस है उसने मुझे 20 तारीख को 20 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया। उसके बाद 3 दिनों तक इलीगल कस्टडी में हिरासत में रखा और उसके बाद फिर टोटल 27 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया। 3 दिनों तक जो अमानवीय हिरासत में रखा गया, मैं इस घटना को यहाँ पर भी इसलिए भी रखना चाहता हूँ, जब पुलिस जन आंदोलन से जुड़े हुए हजारों साथियों को किस तरह से ठंडे दिमाग से मार रही है। उन लोगों को जो अमानवीय पीड़ाएं दी गई होंगी पुलिस टॉर्चर में, उन 3 दिनों में जो मुझे जो एहसास हुआ उसको मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। जब मैं बल्लारसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो अचानक ही करीब सुबह के 10 बजे होंगे, तभी एक सादी वर्दी में एक आदमी आता है। मुझे पता नहीं, इस बल्लारसा में मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती है, कोई किसी का मुझसे क्या लेना देना, लेकिन वो सादी वर्दी वाला आदमी मुझे पकड़ता है। इससे पहले कि मैं समझ पाता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वो मुझे एक सामने एक गाड़ी खड़ी है उसमें धकेल देते हैं और मैं जैसे चिल्ला रहा हूँ मेरे मुंह पर हाथ रख देते हैं और गाड़ी में ठूस देते हैं और उसके बाद न मुझे बोलने का मौका है, मेरे हाथों को पकड़ लिया जाता है। पूरे शरीर को मैं एक तरह से उनके कब्जे में आ गया हूँ और बल्लारसा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 घंटे तक मेरे साथ कोई बात नहीं होती, केवल मारा जाता है। उसमें वो पंच से मार सकते हैं, बंदूक की भी जो उनके पास पिस्टल है उससे मेरे शरीर के वो जहाँ भी चाहे वो वार कर सकते हैं। उस जंगल के सुनसान इलाके में जब मैं पूछ रहा हूँ, भाई साहब क्यों मुझे पकड़ लिया आपने, मतलब मेरा दोष क्या है, आप लोग कौन हो, मतलब मुझे तो गुंडे लग रहे हो, आप लोग चोर लग रहे हो कि किस तरीके से मेरा पर्स छीन लिया है, मेरे कपड़े मेरे किताब सब कुछ छीन लिया है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आप लोगों से क्या दुश्मनी है। तो तब जाकर के मुझे पहली बार उन लोगों ने बताया कि वो कोई चोर नहीं है, बल्कि वो एक गढ़चिरौली पुलिस की स्पेशल शाखा के
आदमी थे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिन्हें मैं गुंडी या चोर समझ रहा था वो कोई नहीं, इस राज्य की पुलिस है। और 3 दिनों तक मुझे गढ़चिरौली पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया। वहाँ मुझे जबरन मेरा नाम बदलकर मुझे उसे एक्सेप्ट करने को बोला गया, जबकि उनके पास मेरा आई कार्ड है, मेरा जेएनयू का पुराना आइडेंटिटी कार्ड है, वो सब जान चुके हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे एक फर्जी कहानी बनाकर उसका एक हिस्सा बनाया जा रहा है। और जब उन्हें पता लगा कि मैं जेएनयू में एक छात्र एक्टिविस्ट हूँ, एक सांस्कृतिक एक्टिविस्ट हूँ, ये उनको पता लग गया है, तो तब वो लोग बोल रहे हैं हम जो भी बोलेंगे आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। किस तरह? हमें मालूम है यहाँ तुम क्यों आए हो। जिस तरह हेमचंद्र पांडे, मैं क्योंकि उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, और 2010 में मेरे एक दोस्त साथी और हम छात्र संघर्ष में कई बार साथ रहे हैं, उसको एक फर्जी इनकाउंटर में कॉमरेड आज़ाद के साथ मार दिया गया। तो बोल रहे थे उसी तरह तेरे को भी हम मार देंगे, और यहाँ तो तेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, तेरे घर को भी पता नहीं होगा, तेरे मोबाइल हम नहीं है तुम्हारे पास, कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारे पास, और तुमको इस तरह मार के हम जंगलों में फेंक देंगे। लेकिन उन 72 घंटों में न तो मुझे सोना दिया गया, न खाना दिया गया। लगातार वो लोग अलग अलग टीमें आती, मार पिटाई करती, वो डंडे से मार देते थे। इस हद तक मारते हैं कि जब तक आदमी बेहोश होकर खुद ही गिर न जाए। और उनकी जो कहानी है उसको मुझे एक्सेप्ट करना था कि मैं नक्सलवादी नेताओं से मिलने जा रहा हूँ, और मुझे यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और संघर्षों के साथी डॉक्टर जीएन साईं बाबा को उसमें नाम को लाया गया कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हें प्रोफेसर साईं बाबा ने यहाँ भेजा गया है। लेकिन सच में इतनी ताकत होती है कि वो झूठ को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन 3 दिनों में या 27 दिनों में कभी भी वो लोग ये बात मेरे मुंह से नहीं निकाल पाए। जब उन्होंने मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट में आने तक भी मेरे घर को इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि हमने आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, नहीं मेरे दोस्त को किसी बात की सूचना दी गई थी। जब मैं खुद जज कोर्ट में मजिस्ट्रेट से बोला, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, कि मेरे घर तक को अभी सूचित नहीं किया गया है, कि जबकि ये सीआरपीसी के तहत मेरा राइट है, मेरा अधिकार है कि मेरे घर को सूचित किया जाए, तब जाके कोर्ट परिसर में जज के मजिस्ट्रेट के सामने उनको घर को सूचित करना पड़ा। अब मेरी कस्टडी लीगल हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं मार से बच जाऊंगा, मुझे मार नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी रहा। कभी आंध्र प्रदेश एपीएसआईबी के लोग आते थे, कभी झारखंड से लोग आते हैं, कभी छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, उत्तराखंड से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, और सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग आते हैं। उन जो लीगल कस्टडी जो बोल रहे हैं उसमें भी लगातार वो सिलसिला जारी रहा। बस इतना होता था कि खाना पूर्ति के लिए 2-3 दिन बाद एक अस्पताल में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाती कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और 14वें दिन पहली बार 10 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया, और दूसरी बार उसे 14 दिन और बढ़ा लिया गया। वो इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि मैं उनकी झूठी कहानी में सहयोग नहीं कर रहा था। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए, एक पत्रकार और एक्टिविस्ट प्रशांत राही को वहाँ लाकर पटक दिया गया। तो वो भी मतलब मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। प्रशांत राही जब उत्तराखंड में गिरफ्तार हुए थे पहली बार, तब मैंने और वहाँ के कई साथियों ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का आयोजन किया था, और उसमें उन साथियों से मिलने का मौका जेल में मिला था। तो उस दिन मेरे लिए ये बड़ा आश्चर्य का क्षण था कि
हम तब जेल में मिले थे। आज जेल में तब एक फैक्ट फाइंडिंग के रूप में उनके गिरफ्तारी के तथ्य को बाहर लाने के लिए उनसे मिला था, लेकिन आज दोनों के दोनों को एक ही जेल में, एक ही थाने के अंदर रखा हुआ है। उसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि डॉक्टर जीएन साईं बाबा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, उनके घर पर रेड की गई है और फर्जी कहानी ये गढ़ी गई कि हेम मिश्रा और प्रशांत राय के कहने पर साईं बाबा के घर में रेड किया गया है। तो इस तरह से पूरे 27 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया है और उसके बाद 2 साल 19 दिन पूरा जेल में रखा गया। जेल में भी ज़्यादातर समय अंडा सेल में बीता, जहाँ पूरा 1 साल से ज़्यादा समय साईं बाबा के साथ बिताने का मौका मिला। साईं बाबा अपने जेल के अनुभव को आप लोगों के बीच पहले साझा कर चुके हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अनुभव उनने साझा किया है, किस तरीके से एक 90% डिसेबल्ड जो व्यक्ति है और जो दलितों के अधिकारों के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ लगातार और जनवादी अधिकारों के लिए लगातार दशकों से एक आवाज़ रहे हैं, उसको एक अंडा सेल में, जहाँ पूरे समाज से, पूरी प्रकृति से काट करके रख दिया गया है और वहाँ हमसे अलग, अंडा सेल के 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में हम लोग थे और दूसरे सेक्शन में अलग से उनको रख दिया गया कि ये भी एक प्रकार से ये हिंसा ही है, जहाँ एक आदमी को, जो न आदमी अपने दम पर उठ सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है, उसको एक अंडा सेल में रख दिया जा रहा है। वो अपने, ये और कुछ नहीं, उसको जीते जी मार देना ही है। उसमें सरकार का इरादा इस आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर देना ही है। तो इस बात का हम गवाह हैं, किस तरीके से पूरे 1 साल से ज़्यादा समय तक उनको वहाँ रखा गया। तो जेल, जब हम दमन की बात कर रहे हैं, जब हिंसा की बात कर रहे हैं, तो जेल तो अपने आप में, किसी को भी जेल में रखना अपने आप में ही उस पर हिंसा है। उसके जो न्याय का अधिकार है, एक खुली हवा में जीने का, जब तक उस पर कोई अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक उसको खुली हवा में जीने का अधिकार उसका प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार है। लेकिन वहाँ लोगों को सालों साल, साल दर साल बिना जमानत दिए, बिना केस को चलाए जेलों में रखा जा रहा है। जब मैं जेल में पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 27 दिन मेरे साथ इतना, मेरे को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना उत्पीड़न किया गया। लेकिन जेल में मुझे आदिवासी साथियों से मिलने का मौका मिला। उन आदिवासियों पे जो लड़के स्कूलों में होने चाहिए थे, जिनको कॉलेजों में होने चाहिए थे, वो लोग सालों से जेलों में पड़े हुए थे। किसी पे 6 केस है, किसी पे 15 केस है, यहाँ तक 50-50, 55-55 केस तक उनके ऊपर डाले गए हैं। और मुझे तो 27 दिन इलीगल और लीगल कस्टडी में रखा गया, लेकिन उनको सालों साल पुलिस हिरासत में रखा जाता है और इतना शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। वो कहानियाँ मैंने वहाँ पर सुना तो उसके बाद लगा कि मुझे तो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं झेला है। तो इसलिए वो एक जेल में ये सब सुनना ही वहाँ पर एक जीने की एक ताकत देता है। उसके अलावा जो बड़ी बात है, जब मैं पुलिस कस्टडी में था तब वो लोग न किससे बात करने देते हैं। एक बार जो मेरी जो सेल है, पुलिस थाने में एक लॉकअप होता है, उसके सामने एक सेल है और बीच में एक टीवी लगा हुआ है। उस टीवी में एक न्यूज़ देखा मैंने कि दिल्ली में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हेम मिश्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ। ऐसी खबरें जब जेलों में मिलती है, वो जेल में उस
उस तन्हाई को, उस दमन को, उस उत्पीड़न को एक सहने का एक जज्बा पैदा करती है। जब जेल में लगभग 2 साल पूरे हो गए थे, होने वाले थे, तभी एक न्यूज़ आई कि 20 साल से भी कम उम्र के एक साथी है, यही तेलंगाना का साथी विवेक को एक फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया है। तो उस घटना ने मतलब हमसे भी काफ़ी कम उम्र का एक साथी, उसको किस तरीके से पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया है। और बाद में जब जेल से निकल के देखा, वो साथी भी जो मेरी रिहाई के लिए, हम लोगों की रिहाई के लिए एक प्रचार में भी लगा हुआ था। मैं फेसबुक के ज़रिए उसकी पोस्ट देखा तो बाद में पता चला कि इस तरीके के एक साथी को इस स्टेट ने, जिसका चरित्र ही लोगों को फर्जी इनकाउंटर में मार देना, जब लोग अपनी जल जंगल ज़मीन की, अपनी रोजी रोटी के लिए बात कर रहे हैं, उनको फर्जी इनकाउंटर में मार देना है। तो उस घटना ने मुझे दिल से झकझोर कर रख दिया। जब मैं जेल से बाहर निकल रहा था जमानत के बाद, पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि जेल से आने के बाद कैसा लग रहा है। तो मैंने बोला कि वो छोटी जेल थी, अब मैं एक बड़े जेल में आ गया हूँ। बड़ा जेल इस सेंस में कि जब मैं जेल से बाहर निकला तो कॉलेज के लोग, यूनिवर्सिटी में जो छात्रवृत्ति मिल रही है उसको कट कर दिया गया था छात्रों को। अब छात्र लोग, जो मजदूर किसानों के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो लोग अब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ नहीं सकते हैं। जो रिसर्च के लिए, जो हायर एजुकेशन उनको लेना होता है, उनकी स्कॉलरशिप को कट कर दिया गया था। वो हज़ारों की संख्या में दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैंने यही बोला कि ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए जेल बन गए। मैंने ये भी बोला, पिछले 10 सालों में किसानों ने लाखों की संख्या में आत्महत्याएं कर ली हैं। और ये खेत, जो इस सरकार की जो खेती की जो नीतियां हैं, कृषि नीतियां हैं, वो नीतियां किसानों के लिए जेल बन गई हैं। और आए दिन महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हम सुन ही रहे हैं। ये जो पितृसत्ता है, जिसको ये सरकार, ये सत्ता, जिसका चरित्र में पितृसत्ता है, पितृसत्ता भी है, उसको इंडोर्स करती है, उसको बैक करती है, वहाँ महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनके ऊपर एसिड के अटैक हो रहे हैं। ये पितृसत्ता, ऐसी ये व्यवस्था, ऐसा ये समाज, ये महिलाओं के लिए जेल बन गया है। और दूसरी तरफ आदिवासी लोग हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जल जंगल ज़मीन की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक बेहतर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बराबरी के समाज को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर किस तरह ग्रीन हंट जो 2008 से शुरू हुआ, उसका दूसरा वर्जन ग्रीन हंट 2 लाने की योजनाएं चल रही थी। और उसके अलावा एक अखंड भारत, जो अभी की जो बीजेपी सरकार है या पहले की कांग्रेस सरकार हो, जो अखंड भारत की बात करती है, वो अखंड भारत क्या है? तमाम जो राष्ट्रीयताएं हैं, जिनका अपना देश है, अपना ज़मीन है, अपनी भाषा है, अपनी बोली है, उनको अपने आप में जकड़े हुए हैं। ये पूरा अखंड भारत वास्तव में ये राष्ट्रीयताओं के लिए एक जेल खाना है। और वो कारखाने, जो मजदूर जहाँ दिन हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, उनको पूरे श्रम का दाम न दे करके, काम के घंटे बढ़ा करके, बार बार 14 तो 15-15 घंटे काम करा करके
रात का खाने तक का मजदूरी नहीं दिया जाता है, वो कारखाने वास्तव में उन मज़दूरों के लिए जेल खाना बन गए हैं। तो 2 साल एक छोटी जेल में जाने के बाद मैं उस बड़ी जेल में आ गया था। इसके बाद ये सरकारों का ये युद्ध बस्तर के आदिवासियों पर ही नहीं, अब ये युद्ध कैंपसों पर भी पहुंच गया है। दिल्ली में एक जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहाँ का मैं छात्र था, वहाँ के कुछ छात्रों ने मिलकर कश्मीर के मामले में, कश्मीर के सवाल को उठाते हुए एक पोइट्री पढ़ने के लिए कार्यक्रम रखा हुआ था। उस कार्यक्रम को आरएसएस का जो छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहाँ आकर के उस कार्यक्रम में उसका कार्यक्रम को नहीं होने दिया। वहाँ लोगों को साथ गाली गलौज किया, मार पिटाई किया और कुछ मीडिया चैनलों के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम का एक ऐसा वीडियो बनाया जिसको कई मीडिया चैनलों ने दिखाया गया। उस मीडिया चैनलों में ये दिखाया गया कि जेएनयू के छात्र देश विरोधी नारे लगा रहे थे और जिसके तहत दूसरे दिन तीसरे दिन पूरे देश में ये प्रचारित किया कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका पैसा खा करके ये लोग आतंकवादियों के समर्थन की बात करते हैं। और उसमें से भी जो छात्र अल्पसंख्यक तबके से आते हैं उनको विशेष तौर कर एक जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई गई कि वो लोग आतंकवादी हैं। वो लोग कैंपस के बाहर कहीं भी दिखे तो उनको एक उन्माद पैदा करके, एक मास फ्रेंजी पैदा करके उन लोगों को मार के ठिकाने लगा देना है। हम जहाँ भी जा रहे थे, मीडिया चैनल ने जनता में एक ऐसा माहौल बनाया था कि जेएनयू विश्वविद्यालय मतलब आतंकवादियों को सह देने वाला एक अड्डा है जहाँ से लोग आतंकवादी बनते हैं। तो इस तरीके से आम आदमी ये रिएक्ट कर रहा था। तो उसमें से 3 छात्रों को, जिसमें जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट हैं कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। पहले कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उमर खालिद के बारे में पूरे जनता के बीच ये माहौल बनाया गया कि वो एक आतंकवादी है, हाफिज सईद से मिलने जा चुका है, उसके तार वहाँ से जुड़े हुए हैं, ताकि जनता के बीच यह माहौल बने कि नहीं, पूरे देश की जो तमाम समस्याएं हैं उसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम हैं जो आतंकवादी होते हैं, ये छवि बनाई जाए। और उसी दौरान जब ये पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, उसी दौरान कई जन विरोधी नीतियाँ पारित हो गई और जनता के अंदर जो गुस्सा था सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो उसी से ठीक पहले रोहित वेमुला की हत्या इसी शहर के एक विश्वविद्यालय में हुआ था और उसके खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त गुस्सा पूरे देश के हर कोने से निकल के सामने आ रहा था। लेकिन उसको बहुत ही एक चालाकी से डाइवर्ट कर दिया गया कि जेएनयू वाले मुद्दे को सामने ला करके। तो इस तरीके से जो भी लोग आज जनवादी अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के लिए, जो शिक्षा के लिए जो राइट्स हैं, फीस को कम करने की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, टीचर्स के भर्तियों की बात कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार एक भी शब्द सुनना नहीं चाह रही है। उन पर आए दिन किसी न किसी का लेबल लगाकर, आतंकवादी का लेबल लगाकर या तो जेलों में भरा जा रहा है और उनकी ऐसी छवि बनाई जा रही है कि वो जैसे जनता के विरोधी लोग हैं। तो इस तरीके से सरकार ने अपने उस चेहरे को, अपने उस नाकामियों को, अपने जो दमनकारी चेहरा है, जो अल्पसंख्यकों को जो टारगेट करता है, ऐसी छवि को सही करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया। लेकिन उसके खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र उठ, लेकिन उसके बाद उनको 2 तरीके से उन पर केस चला जा रहा है। एक और तो उनको विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, उन पर किसी पर 10,000 तो किसी पर 20,000 इस तरीके से फाइन लगाए गए
किसी को कैंपस आने की अनुमति नहीं दिया गया, किसी पर 5 साल तक कैंपस आने पर बैन लगा दिया गया। एक और तो ये कैंपस इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ उनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो दो दो तरीके से उन पर मार पड़ रही है। ठीक उसी तरह साईं बाबा जो कि आज जेल से बाहर आ गए हैं जमानत पर, तमाम लोगों के संघर्ष के बाद, वकीलों के कोर्ट में संघर्ष के बाद, लेकिन उनको भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके भी जो लीगल राइट्स हैं उनका भी हनन किया जा रहा है। पहले एक आदमी को अंडर सेल में आपने मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद उनको पढ़ाने से रोका जा रहा है, उनको उनकी नौकरी से रोका जा रहा है। इस तरह की कार्रवाइयाँ ये स्टेट कर रहा है। आज आए दिन हम ये खबरें सुन रहे हैं, केवल छात्रों पर ही नहीं, पूरे बस्तर में की जनता पर एक युद्ध थोपा गया है। महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, रोज खबरें आ रही हैं, रेप करके उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। अभी एक गांव की महिला हिड़ में जो काफ़ी चर्चा में हुआ था, उनको मार दिया गया। उसके बाद उड़ीसा से खबर आती है कि उड़ीसा के ग्रामीण साथी आदिवासी लोग जब मनरेगा का पैसा लेकर के एक गाड़ी में वापस आ रहे थे, तब उनको ये दिखाया गया कि माओवादियों का इनकाउंटर हुआ, लेकिन आम जो ग्रामीण लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा बस्तर क्षेत्र को एक युद्ध के क्षेत्र में आज तब्दील कर दिया गया। जो पत्रकार लोग वहाँ लोगों का केस लड़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। जो वकील लोग वहाँ जा रहे हैं, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। वो लोग आज जिन फर्जी केसों में आदिवासियों को फंसाया जा रहा है, उनके लिए केस नहीं लड़ सकते। कोई भी वहाँ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको बाहर अखबारों में नहीं लिख सकते। पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है। जो डॉक्टर लोग आदिवासियों का इलाज कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरीके की जो भारतीय राज्य है, उसने यह एक युद्ध अपनी ही जनता पर थोप दिया गया है। दलितों पर सरेआम, रोहित वेमुला का उदाहरण ले लो, या फिर एक के बाद आए दिन आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि दलितों को या तो मार दिया जा रहा है, या उनको उनकी स्कॉलरशिप रोक दिया जा रहा है, या उनको पीएचडी करने से रोक दिया जा रहा है। तो दलित विरोधी ये चरित्र, इस सत्ता का लगातार दलितों पर जो दमन है, जो ज्यादतियाँ हैं, जो हमले हैं, वो लगातार इस दौर में बढ़ रहे हैं। रोहित वेमुला के बाद जो एचसीयू है, यहाँ का विश्वविद्यालय, वहाँ के जो छात्र, वहाँ के जो शिक्षक रोहित को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, उन लोगों पर केस लगा दिया, बजाय रोहित को न्याय दिलाने के सिवा। आज एक और सरकारें लगातार जनता की ज़मीनों को बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को दे रहे हैं। मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ, जो हमारा ज़िला है अल्मोड़ा, उसी में अब शिक्षा भी, जो भी शिक्षा मिल रही थी लोगों के संघर्ष के बदौलत, उस शिक्षा में अब कोई आम आदमी, एक मजदूर किसान का बेटा पढ़ नहीं सकता है, बल्कि उनकी ज़मीन को छीन करके जिंदल को वहाँ का ज़मीन दे दिया गया है। नैनीसार एक जगह का नाम है। वहाँ पर वहाँ की जनता जिंदल को ज़मीन देने के खिलाफ उठ खड़ी हुई, लेकिन 300 से ज़्यादा लोगों पर फर्जी मुकदमे चढ़ा दिए गए, लोगों पर दमन किया गया, और कोर्ट का स्टे आया कि इस जमीन, यहाँ पर स्कूल बनाने से रोक लगाई गई। इस फैसले को लेकर के उस आंदोलन से जुड़े एक नेता वहाँ पर जा रहे थे, उसे जिंदल के गुंडों द्वारा उनके साथ मार पिटाई की गई। तो इस तरीके से
और जो वो स्कूल बनेगा वो किसके लिए होगा? वो स्कूल होगा, उसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें उत्तराखंड का जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ का आम मजदूरों का, किसानों का या गांव के लोगों का बच्चा उसमें पढ़ नहीं सकता है। वहाँ की जनता का एक ही काम होगा कि जिंदल का जो स्कूल बन रहा है उसको बनाने में उनको मजदूर के रूप में रख लिया जाएगा, रखा भी जाएगा तो, लेकिन उस स्कूल में पढ़ने का अधिकार उनका नहीं होगा। और उस स्कूल में एक बात ये भी है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं बोल रहे हैं, वहाँ से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उस स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। तो ऐसा एक स्कूल वहाँ बनने जा रहा है। इसके अलावा आज कश्मीर की जो हालत हो गई है, एक और तो सेंट्रल पूरे मध्य भारत में एक युद्ध थोप दिया गया है, लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री आज एक आंदोलन को कुचलने के लिए जा रही है, जनता पर युद्ध थोप रही है, जनता को झूठे केसों में अंदर डाल रही है और फर्जी इनकाउंटरों में मार रही है। दूसरी ओर जो लोग, मैंने पहले बोला था कि ये जो अखंड जो भारत है ये पूरे राष्ट्रीयताओं का एक जेल है। जो लोग अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिनको ये भारतीय राज्य बोलता है आतंकवादी हैं, और इसी महीने एक 22 वर्षीय एक नौजवान जो मिलिटेंट कमांडर है उसको मार दिया गया। उसको आतंकी के रूप में प्रचारित करके एक पूरा माहौल बनाना ये सरकार चाह रही थी, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं किस तरह लाखों की संख्या में कश्मीरी लोग उसके जनाजे में उमड़ के आए। तो क्या वो कश्मीर की लाखों लाख जनता आतंकवादी है? वो लोग दशकों से हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया है। कुछ लोग गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन बोल रही है आज लोग, कई लोग ये बोलते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालना चाहिए, आप सपा को वापस लेना चाहिए और बातचीत के जरिए हल कर लेना चाहिए। वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कश्मीर की जो लड़ाई है उसके आत्मनिर्णय का अधिकार की लड़ाई है, कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई है। आज जो कश्मीर का एक बच्चा, अगर आप जो भी वीडियोज, हालांकि सारा मीडिया को सेंसर कर दिया गया है, कश्मीर के जो भी अखबार निकल रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई है, वहाँ पुलिस ने रेड मार दिया गया है, उसके कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया गया है, इंटरनेट पर रोक लगा दिया गया है। जो इसके बावजूद भी जो खबरें आ रही हैं उसमें यही पता चल रहा है कि एक छोटे से छोटा बच्चा और से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, महिलाएं एक ही नारा लगाए रहे हैं कि उनको आज़ादी चाहिए। तो अब आप अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, एक जनवादी सबसे बड़ा लोकतंत्र कह रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक सरकार जो अपने आप को दावा करती है, वो दूसरे जो लोग अपने को आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक राइट उनको दिए जाने की बात कर रहे हैं, वो उसका हनन कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, आज के इस दौर में कश्मीर पर जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से सैकड़ों लोगों को अंधा बना दिया गया है, उसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग भी हैं। 40 से 50 की संख्या में लोगों को पिछले 10 दिनों के अंदर मार दिया गया है और हजारों लोगों को जेलों में ठोस दिया गया है। ऐसे दौर में हम लोग जो जनमत पसंद लोग हैं, जो इस देश में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका भी ये दायित्व है कि कश्मीरी जनता के साथ, जो आम जनता है उसके साथ खड़े होने का आज के दौर में दायित्व है।
2010 में जब कॉमरेड आज़ाद और हेमचंद्र पांडे की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लोकतंत्र अपने लोगों को मारने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या हो रहा है, रोज़ के रोज़ हम फर्जी मुठभेड़ों में लोगों को के जीने के अधिकार को ख़त्म कर दिया जा रहा है, उन्हें पूरे ठंडे दिमाग से मारा जा रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट ये भी बार बार बोलते आ रहा है कि जेल नहीं बेल, जेल इज एक्सेप्शन और बेल इज प्रिंसिपल, ये बात बोलता है। लेकिन उसके बाद भी हजारों की संख्या में दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिलाएं जेलों में बंद हैं। तो वास्तव में इस स्टेट का चरित्र है, जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने जनवादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन आंदोलन को कुचल देना, उनको जेलों में बंद कर देना और उनको फर्जी इनकाउंटर में मार देना। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, खुद अपने ही कानूनों को नहीं मानते। और मोदी सरकार के आ जाने के बाद खुलेआम एक धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उन पर भी एक प्रकार से युद्ध भी थोप दिया गया है। आज हम इस जो राज्य जो इसकी जो राजकीय हिंसा पर जो बात कर रहे हैं, जब राजकीय दमन पर जो बात कर रहे हैं, आज जब मैं सुबह जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने जो शहीद स्मारक पर गया था, तो मैंने देखा कि किस तरीके से वो माएँ, वो बहनें, वो पिता, वो भाई जिन्होंने अपनों को खोया है, इस लड़ाई में एकजुट हैं। वही उस तरह उनकी ये एकजुटता ही इस पूरी लड़ाई को एक ताकत देती है। और हमने इस लड़ाई को इस देश के किसानों की लड़ाई से, मजदूरों की लड़ाई से, महिलाओं की लड़ाई से, दलितों की लड़ाई से, आदिवासी की लड़ाई से, छात्रों की लड़ाई से एकजुट करना है। तभी हम इस राजकीय हिंसा का मुकाबला कर पाएंगे और उन शहीदों का सपना, जो अपने एक सपने को जो बस्तर के जंगलों में पल रहा है, जो एक बराबरी पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं, जो वास्तव में एक जनवादी समाज बनाना चाहते हैं, उन शहीदों ने देखा है ऐसे समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जोहर हमर वीर लक्कू, भारतीय क्रांति के अमर शहीदों को लाल सलाम। హేమ్ మిశ్రా హిందీలో మాట్లాడిన దాన్ని ఇప్పుడు రామ్కి మనకి తెలుగులో అనువాదం చేసి వినిపిస్తారు. మిత్రులారా, అమరుల బంధుమిత్రుల సంఘం మిత్రులందరినీ నేను మనసారా అభినందిస్తున్నాను. ప్రారంభంలోనే నన్ను 2 మాటలు మాట్లాడడానికి పిలిచినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. హిందీలో మాట్లాడుతున్నాను, నన్ను మన్నించాలి. ఇవాళ మన అమరుల యాదిలో ఈ సభని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంలో నేను రాజ్యహింస అణచివేతల గురించి 2 మాటలు మీతో పంచుకుందామని అనుకుంటున్నాను. అలాగే నా అనుభవాలను కూడా మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. 2003లో మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లా 2013లో మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లాలో నేను డాక్టర్ ప్రకాష్ ఆమ్టే ఒక సామాజిక కార్యకర్త డాక్టర్ను కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు దారిలో పోలీసులు నన్ను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు. నేను ఢిల్లీలో అప్పుడు ఆ సమయానికి నేను ఢిల్లీలో జేఎన్యూలో విద్యార్థిగా ఉన్నాను. వాళ్ళకి నా ఐడెంటిటీ కార్డు వల్ల, నా దగ్గర ఉన్న సమాచారం వల్ల ఆ విషయం తెలుసు. అయినా 20 ఆగస్టు 2013 నన్ను అరెస్ట్ చేసి 3 రోజుల అక్రమ నిర్బంధంలో ఉంచి ఆ తర్వాత కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి మొత్తానికి పోలీస్ స్టేషన్లోనే 27 రోజుల అక్రమ నిర్బంధంలో నేను ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆ రోజు బలాషా రైల్వే స్టేషన్లో ఉదయం 12 గంటలకి నేను దిగినప్పుడు
సాదా దుస్తుల్లో ఉన్న మనుషులు పట్టుకుని బండిలోకి నన్ను బలంగా నెట్టేశారు. మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. గంట సేపు నాతో అసలు ఏమీ మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు ఆయుధాలతో నన్ను ఎట్లయినా కొట్టి ఎట్లయినా అణిచిపెట్టే పూర్తి బలగంతో ఉన్నారు. నా పర్సు కాగితాలు అన్నీ తీసేసుకున్నారు. ఎందుకు నన్ను దొంగల్లా ఇలా చేస్తున్నారని అడిగాను. చాలాసేపటికి వాళ్ళు పోలీసులని తెలిసింది. వాళ్ళ వద్ద నా ఐడి కార్డు ఉంది. నేను ఎవరో తెలుసు, కానీ నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో తెలుసు, నిన్ను చంపుతాం అని అనడం మొదలుపెట్టారు. హేమచంద్ర పాండేలాగే నిన్ను చంపి అడవుల్లో విసిరేస్తాం అని దాదాపు 72 గంటల పాటు నన్ను తిండి తిననివ్వలేదు, నిద్ర పోనివ్వలేదు, తీవ్రంగా హింసిస్తూనే ఉన్నారు. నేనే సొమ్మసిల్లి పడిపోయినప్పుడే నేను ఏమైనా విశ్రాంతి తీసుకున్నానేమో కానీ ఆ 72 గంటల్లో నన్ను తీవ్రమైన హింసకు గురిచేశారు. సాయిబాబా నిన్ను పంపారని, మావోయిస్టులను కలవడానికి వచ్చామని చెప్పమని నా చేత బలవంతంగా ఆ ఆరోపణను ఒప్పుకోమని చెప్పి నా మీద బలప్రయోగం చేశారు. మేజిస్ట్రేట్ వద్ద నన్ను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అంతవరకు అసలు కనీసం మా ఇంటికి కూడా నన్ను అరెస్ట్ చేసిన సమాచారం కూడా అందించలేదు. అలాగే ఆ క్రమంలో ఏపీ ఎస్ఐబి వాళ్ళు, ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు, జార్ఖండ్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు, ఇలా అనేక మంది పోలీసులు టీములుగా వచ్చి నన్ను ఇంట్రాగేట్ చేశారు. మొదట 10 రోజులు పోలీస్ కస్టడీలో తీసుకున్నారు. తర్వాత ఇంకో 14 రోజులు తీసుకుని బలవంతంగా వాళ్ళ ఆరోపణల్ని నా మీద రుద్దాలని ప్రయత్నం చేశారు. ఆ క్రమంలోనే ప్రశాంత్ రాహిని నేను జైల్లో కలిసే అవకాశం కలిగింది. కొద్ది రోజుల తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే, సాయిబాబా ఇంటిపై కూడా దాడి చేసి ప్రశాంత్ హే మిశ్రాలు చెప్పిన విషయాల ఆధారంగానే సాయిబాబాపై రైడ్ చేసినట్లు చెప్పారు. సాయిబాబా ఇప్పటికే తన జైలు అనుభవాలు మీ అందరితో పంచుకుని ఉన్నారు. 90% తనకున్న శారీరక అననుకూలతతో పాటు ఆయన అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పీడితుల కోసం పనిచేయడం మనందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి మనిషిని అండాసెల్లో నిర్బంధించి హింసించారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకటే, ఆయన్ని చంపేయడమే వాళ్ళ లక్ష్యంగా ఆయన్ని ఆ రకంగా హింసించారు. ఆయన్నే కాదు, మమ్మల్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు అండాసెల్లో పెట్టి తీవ్రమైన హింసకు గురి చేశారు. అపరాధ నిరూపణ కాకుండా, అసలు వాస్తవానికి అపరాధం నిరూపించబడకుండా ఏ మనిషిని నిర్బంధించకూడదు. కానీ ఫిర్యాదు లేకుండా అక్కడ ఆ జైల్లో, మహారాష్ట్ర జైల్లో అనేక మంది సామాన్యులు, ముఖ్యంగా ఆదివాసులు ఏళ్ల తరబడి ఎటువంటి చాలా సామాన్యమైన విషయాలతో అసలు ఎటువంటి కేసు అడిగే దిక్కు లేకుండా ఏళ్ల తరబడి వాళ్ళు జైల్లో మగ్గుతున్నారు. ఆ ఆదివాసీ మిత్రులందరినీ నేను జైల్లో కలిశాను. చదువుకోవాల్సిన పిల్లలు ఎంతోమంది ఏళ్ల తరబడి జైళ్ళలో ఉన్నారు. అప్పటికే ఎంత తీవ్రంగా అక్కడ వాళ్ళని హింసిస్తున్నారో నాకు అర్థమైంది. వాళ్ళతో పోలిస్తే నా నిర్బంధము, నా మీద జరిగిన ఇది ఎంతో పెద్ద విషయం కాదని నాకు అక్కడికి వెళ్ళాక అర్థమైంది. ఒకరోజు పోలీస్ స్టేషన్ లాకప్లో టీవీ న్యూస్లో చూశాను, హే మిశ్రా ప్రశాంత్ రాహిల విడుదల కోసం అక్కడ ఢిల్లీలో చాలామంది ప్రజా సంఘాల వాళ్ళు నిరసన ప్రదర్శన చేస్తున్నారని. జైళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా బయట చేసే పోరాటాలు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, ప్రేరణ ఇస్తాయి. ఆ రకంగా నేను 2 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్నాను. ఆ క్రమంలోనే నాకు 20 ఏళ్ల వివేక్ చనిపోయిన వార్త తెలిసింది. ఒక బూటకపు ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయినట్టు తెలిసింది. ఇలా జంగల్ జమీన్ల కోసం, తమ రొట్టు కోసం పోరాడుతున్న వాళ్లను ఈ ప్రభుత్వం చంపేస్తోంది. విలేకరులు, నేను జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక విలేకరులు నన్ను అడిగినప్పుడు నేను చెప్పా, నేను ఒక చిన్న జైల్లోంచి ఓ పెద్ద జైల్లోకి వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతున్నానని చెప్పాను. విశ్వవిద్యాలయాలు విద్యార్థులకు జైలుగా మారిపోయాయి. రైతులు లక్షలాది మంది దేశవ్యాప్తంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి వ్యవసాయ క్షేత్రాలు మరుభూములుగా మారిపోయాయి. మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు, యాసిడ్ అటాకులు, దుర్మార్గమైన పితృస్వామ్యంతో మహిళలు ఒక జైలు లాంటి ఈ సమాజంలోనే బతుకుల్ని ఈడుస్తున్నారు. ఆదివాసులు జంగల్ జమీన్లతో పాటు గొప్ప సమాజం కోసం, సమసమాజం కోసం పోరాడుతున్నారు. వాళ్ళపై అత్యంత దుర్మార్గమైన గ్రీన్ హంట్ అమలవుతోంది. అఖండ భారత్ పేరుతో వివిధ ప్రజల అస్తిత్వాలను, వాళ్ళ మధ్య వైవిధ్యాలను ఉపయోగించుకుని తీవ్రమైన ఘర్షణలకు ఈ రాజ్యం ఉసుగొల్పుతోంది. కార్మికుల పని గంటలు పెంచి 15 నుంచి 16 గంటలు కార్ఖానాల్లో నలిగిపోయేలా చేసి కార్ఖానాలే వాళ్ళకి జైలుగా మారిపోయాయి. 2 ఏళ్ళు ఆ రకంగా నేను ఈ 2 ఏళ్ల తర్వాత ఒక చిన్న జైల్లోంచి ఈ పెద్ద జైల్లోకి వచ్చానని చెప్పాను. ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లోనే కాదు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో తీవ్రంగా హింస పెరిగిపోయింది.
ఢిల్లీ విద్యార్థులు కాశ్మీరీల సమస్యపై మాట్లాడితే వాళ్ళపై దాడులు చేసి దేశ వ్యతిరేకులుగా మీడియా చూపించింది. ప్రజల సొమ్ము తిని ఉగ్రవాదులుగా మాట్లాడుతున్నారని ప్రచారం చేసింది. బయట ఒక ఉద్వేగం పెంచి వాళ్ళని భౌతికంగా నిర్మూలించే ఉపాయం చేసింది. మొదటగా కనహయ్యను, తర్వాత ఉమర్ అనిర్బన్లను అరెస్ట్ చేశారు. వాళ్లకు ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ప్రచారం చేశారు. రోహిత్ వేముల హత్య జరిగాక మోడీ ప్రభుత్వంపై దేశవ్యాప్తంగా చాలా తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వస్తే దాన్ని జేఎన్యూ అంశంతో తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేశారు. విద్యార్థులను ఉగ్రవాదులుగా పేర్కొని జైళ్ళల్లో వేసేస్తున్నారు. తమ ఫాసిస్టు ముఖాన్ని దాచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికి వ్యతిరేకంగా వేలాది మంది విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. విద్యార్థులపై జరిమానాలు, ఈ జేఎన్యూ విద్యార్థులపై జరిమానాలు విధించారు. చదువుకోకుండా నిషేధాలు విధించారు. 1 సంవత్సరం 4 సంవత్సరాలు ఇలాగా చదువుకోకుండా చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు సాయిబాబా పరిస్థితి చూస్తే ఆయన మన అందరి పోరాటం వల్ల బయటకైతే వచ్చారు, కానీ మళ్ళీ ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. ఇదంతా రాజ్యం చేస్తున్న పని. కేవలం విద్యార్థులనే కాదు, ఆదివాసులు, మహిళలు, దళితులు దుర్మార్గమైన అణచివేతను ఎదుర్కొంటున్నారు. హిడిమేపై అత్యాచారం చేసి చంపేసి బూటకపు ఎన్కౌంటర్గా చూపించారు. బస్తర్ను మొత్తంగా ఒక యుద్ధ భూమిగా మార్చేశారు. ఎవరిని అక్కడికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు. విలేకరులను కానీ డాక్టర్లను కానీ సహాయపడడానికి వెళ్ళే ఎవరిని కూడా అక్కడికి పోనివ్వడం లేదు. రాజ్యం తన ప్రజలపై యుద్ధం చేస్తోంది. రోహిత్ వేముల ఒక ఉదంతం మళ్ళీ ఒకసారి దళితులపై ఈ దేశంలో జరుగుతున్న దుర్మార్గమైన అత్యాచారం, అణిచివేత, హింసల్ని మళ్ళీ మనకొకసారి మళ్ళీ చూపించింది. హెచ్సియు విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు రోహిత్ వేములకు జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా, ఆ దుర్మార్గానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. వాళ్ళని అరెస్టులు చేశారు. వాళ్ళని నిర్బంధంలోకి ఉంచి కేసులు పెట్టి వాళ్ళని కూడా హింసిస్తున్నారు. అలాగే ఉత్తరాఖండ్ విషయానికి వచ్చి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. అక్కడ కిసాన్ మజ్దూర్ పిల్లలు, రైతులు, కార్మికుల పిల్లలు చదువుకునే అవకాశం లేదు. కానీ జిందాల్ పెడుతున్న ఒక స్కూల్కి వ్యవసాయ భూముల్ని అప్పగించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. మరి ఆ జిందాల్ స్కూల్లో ఎవరు చదువుతారండి? డబ్బున్న వాళ్ళు, కార్పొరేట్ పిల్లలు తప్ప అక్కడ కార్మికులు, రైతులు పిల్లలు చదువుకునే అవకాశం ఉందా? సరే, ఇవాళ కాశ్మీర్ పరిస్థితి చూస్తే మధ్య భారతంలో ఒక యుద్ధం ప్రజలపై రుద్దారు. కాశ్మీర్తో సహా దేశం నలుమూలలా చాలా తీవ్రమైన అణచివేత అమలవుతోంది. పోరాడుతున్న ప్రజలపై అక్రమ కేసులు, ఎన్కౌంటర్లు అమలవుతున్నాయి. అందుకే మొత్తంగా ప్రజలకి ఈ దేశం ఒక జైలులో ఉంది. ఈ మధ్య 19 ఏళ్ల కుర్రాడిని చంపేసి కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదిగా చిత్రించాలని చూస్తే లక్షలాది మంది ప్రజలు కశ్మీర్లో వీధుల్లోకి వచ్చి తమ నిరసనని ప్రదర్శించారు. అయితే ఈ ప్రజలందరూ ఉగ్రవాదులా? పదుల సంఖ్యలో ఆ క్రమంలో ఆ నిరసన ప్రదర్శనలో 40-50 మంది చనిపోయారు. అనేక మంది మిస్సింగ్లు అయ్యారు. వందలాది మంది గాయపడ్డారు. అయితే ఆ రాజ్యం ఏమంటుందంటే ఇదంతా లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కానీ మనకు తెలుసు అది కాశ్మీరీ ప్రజలు తమ స్వయం నిర్ణయాధికారం కోసం పోరాడుతున్నారని. వాళ్ళకి ఈ క్రమంలో ఇంటర్నెట్ని కట్ చేశారు, ఫోన్ కట్ చేశారు, న్యూస్ను బయటికి రానివ్వట్లేదు. చాలా దుర్మార్గమైన అణచివేత ఈరోజు కాశ్మీరీ ప్రజల మీద అమలవుతోంది. తనని తాను ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం అంటూ ఇంతమంది ప్రజలపై ఈ రాజ్యం ఎలా వ్యవహరిస్తోందో, ఎలా చెప్పవేస్తుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కాశ్మీర్ ప్రజలపైన చాలా దారుణమైన హింస రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. అనేక మంది మొన్న జరిగిన ఈ కొనసాగుతున్న అణచివేతలో అనేక మంది కళ్ళు పోయాయి. చాలామంది తీవ్రంగా గాయాల పాలయ్యారు, చనిపోయారు. మనమంతా సామాన్యుల పోరాటంతో నిల్చోవడానికి కలిసాం. ఇక్కడ స్వయంగా సుప్రీంకోర్టు అనేకసార్లు మందలించింది, కానీ అవేవి కూడా నిజానికి ప్రజలకు హక్కుగా ఏవి అందడం లేదు. దళితులు, ఆదివాసులు, ముసల్మానులు వీళ్ళైతే ఏళ్ల తరబడి ఎటువంటి బెయిల్ కానీ, ఎటువంటి స్వేచ్ఛ హక్కులు కానీ లేకుండా జైల్లోనే మగ్గి చనిపోయే పరిస్థితిని కలిగిస్తుంది. మోడీ సర్కార్ వచ్చాక అల్పసంఖ్యాకులపై ఒక యుద్ధ భీతిని రుద్దారు. ఇవాళ రాజ్యహింస గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఉదయం అమరులకు శ్రద్ధాంజలి ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు చూసినప్పుడు గొప్ప ఆశ్వాసన కలిగింది. అమరుల కుటుంబ సభ్యులు తమ పిల్లలు ఏ లక్ష్యాలతో అయితే పోయారో ఆ లక్ష్యాలను తలుచుకుంటూ దాన్ని బలపరచడానికి, దాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చి ఆ స్ఫూర్తిని వ్యక్తం చేయడం నాకెంతో ఉత్సాహం కలిగింది. ఇదే గొప్ప బలం, ఇదే ఉద్యమాలకు బాసట. మన పోరాటంతోనే
వీటిని ఎదుర్కోగలం. అమరుల ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకుపోదాం. అమరులకు లాల్